उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के यूपी स्पेशल की क्लास में स्वागत है। मित्रों, यूपी स्पेशल जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 5 और पेपर 6 जीएस का पेपर 5 और पेपर 6 यूपी स्पेशल के रूप में आपके पाठ्यक्रम में शामिल हो गया है। और ये ऐसा पेपर है जिसके बारे में आपके मुख्य परीक्षा का जो स्कोर होगा, जहां पर आपको मुख्य परीक्षा में अन्य अभ्यर्थियों से आगे निकलने के चांस होंगे, उसमें आपके इस पेपर का बहुत बड़ा रोल होगा। मतलब आप ये जानिए कि जो जीएस के चारों पेपर हैं, उस चारों पेपर में तो आप एक सामान्य अंक प्राप्त करेंगे ही, जैसा कि अभी 2022 में देखा गया, 2021 में देखा गया, आप लोगों के जो अंक रहे हैं। अब यूपी स्पेशल का जो आपका 5 पेपर और 6 पेपर है, यानी आपके जो ये 400 अंक है, बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये निर्णायक सिद्ध होने जा रहे हैं, क्योंकि वैकल्पिक विषयों के स्थान पर इनको लाया गया है। और वैकल्पिक विषयों के स्थान पर लाया गया है तो ये अपने आप में क्या होगा, एक बेहतरीन होगा। मतलब आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करके और अपनी मेरिट लिस्ट में अच्छे स्थिति को ला सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है पेपर 5 और पेपर 6 पर। आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हल्के में लेने का परिणाम जानते हैं बड़ा नुकसानदायक होगा। इसलिए हमारी जो क्लासेज हैं वो पेपर 5 पेपर 6 के लगातार कंटिन्यू चल रही हैं। और आगे आते हैं, हम लोगों ने अपने इस क्लास के प्रवाह के क्रम में, जो क्लास का जो प्रवाह है, इसमें अभी तक जो पूरा हो चुका है, ये हो चुका है उत्तर प्रदेश का शासन व्यवस्था, यानी उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थिति, उसका मूल्यांकन, और शासन उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली, जो संसदीय शासन प्रणाली, इसके गुण और दोष क्या हैं। हम लोगों ने दूसरी यूनिट देखी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। और कई क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल चुकी है, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल। यही आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने से आपको ये फायदा होगा कि हमारी क्लासेज जो भी है आपके साथ और आपके पास इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंच रही है। तो आप यहाँ से भी अपने प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं, एक नया स्वरूप दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम आपको लेकर के चलेंगे, अब तीसरी यूनिट पर लेकर के चलेंगे। हमारी तीसरी यूनिट है उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, एक बृहद चर्चा होगी। आप जानते हैं कि राज्यपाल से संबंधित लगभग 10 से 15 प्रश्नों पर हमने विश्लेषण कर लिया है, और हमने आपको एनालिसिस करते हुए बता दिया है कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कैसे दोहरा ताज पहनता है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कैसे केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, कब कब कहां कहां, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की स्वाविवेकीय शक्तियां क्या है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का राज्यपाल सहकारी संघवाद को एक बार्गेनिंग संघवाद के रूप में परिवर्तित किया है, एक सहकारी संघवाद को एक सौदेबाजी के संघवाद के रूप में परिवर्तित किया है। ये सारे प्रश्नों पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं मित्रों। और इस क्लास के लिए आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ साथ देवप्रयागम आईएएस ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पर आप इसके बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं, कर सकते हैं। आ जाते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत में ब्रिटिश काल में जब संसदीय शासन प्रणाली का आत्मसात हुआ, जब संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया गया और प्रधानमंत्री और केंद्र में मंत्रिपरिषद के पहले ही राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों में मंत्रिपरिषद की संकल्पना को साकार कर दिया गया। यह किया गया कब? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार राज्यों में मंत्रिपरिषद की संकल्पना लाई गई। राज्यों में गवर्नर की काउंसिल के तहत एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है, उसकी संकल्पना को लाया गया। और पहली बार मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री की संकल्पना लाई गई। मतलब आप ये जानिए कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद का जो
विस्तार होता है, मंत्रिपरिषद का जो विकास होता है, ऐतिहासिक उदय और विकास होता है, ये 1921 से देखा जाता है। और 1919 के अधिनियम के तहत होने वाले 1921 के चुनाव में इस संकल्पना को एक तरीके से आगे बढ़ाया गया और फिर क्रमशः आगे चलता रहा। 1947 में देश स्वतंत्र हो जाता है और 1947 में यह संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था और संयुक्त प्रांत बन जाता है कब? 1950 में। इसका नाम बदल करके 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। और अब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संविधान के भाग 6 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका इन सब का प्रावधान किया जाता है। तो आज मित्रों हम लोग यही से शुरुआत करेंगे, उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका और कार्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 2023 में भी मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कई प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। गठबंधन सरकारों में मुख्यमंत्री की स्थिति और भूमिका की विवेचना कीजिए। 21वीं शताब्दी में मुख्यमंत्री की स्थिति और भूमिका की विवेचना कीजिए। परंपरागत रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। ये सिंगल इंजन, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार क्या होती है, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो आज उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, उसके पीछे एक डबल इंजन की सरकार काम कर रही होती है। तो हम जानेंगे डबल इंजन की सरकार क्या होती है, उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं। तो मित्रों इन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बृहद चर्चा होगी और इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ऐसा अध्ययन किया जाएगा जिससे इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए। और आपको उन सामग्रियों से बचना है जो सामग्रियां मार्केट में छाई हुई हैं, उनसे आपको अलग करना है। क्योंकि उन्हीं सामग्रियों को लिखने से और एक जैसे सामग्रियों का प्रयोग करने से आपके अंक नहीं आ रहे हैं। 2022 का अगर हम एनालिसिस करें पेपर का, जैसा कि हम पिछले एनालिसिस में आपको बता चुके हैं कि 2022 में एक ही अध्ययन सामग्री और जिस तरीके से टूटी फूटी सड़ेल अध्ययन सामग्री आपको मिल रही है, उस अध्ययन सामग्री से आप कैसे अपने आप को वहां से जोड़ करके और सेकंड पेपर में 200 में से 80 नंबर आप पा रहे हैं। अब कितनी बड़ी बात है ये। फर्स्ट पेपर जिस पर आप कहते हैं मेरा कमांड है, और जाते हैं यूनिवर्सिटी रोड से बंडल बांध लेते हैं नोट्स का, और बंडल बांध करके और आप चले हैं मुख्य परीक्षा देने। नहीं होना है। वही 80 नंबर, वही 20 नंबर और वही 70 नंबर का दौर चलता रहेगा मित्रों। तो इसलिए आत्मघाती निर्णय उठाने की अपेक्षा आपको स्वाभिमानी निर्णय लेना होगा और उस आत्मघाती निर्णय से बचिए। बेहतरीन कंटेंट लिखिए और आप अच्छे, जो हमने कई लोगों के आंसर देखे, जो आंसर एनालिसिस करके लोग लिख रहे हैं, आपके पास शब्दों की कमी है, आपके पास शब्दकोश, आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हिंदी मीडियम में आप लिख रहे हैं तो आप सड़े गले और उन बाजारू मैटर से बचिए जो छाप दिए गए, जिसको छापने वाले, जिसको प्रस्तुत करने वाले लोगों का बौद्धिक स्तर क्या है, उनसे भी थोड़ा सा आपको बचना होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपके पास शब्दकोश बेहतरीन होने चाहिए। हिंदी माध्यम में आपके पास अच्छे शब्दों का प्रयोग आपको अपने अध्ययन सामग्री में करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में भी आपको, इंग्लिश मीडियम वाले तो खैर अपने आप में स्ट्रांग होते ही हैं, लेकिन मैं हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूँ। हिंदी माध्यम में आंसर राइटिंग में आपको शब्दों के चयन पर विशेष बल देना है। ठीक है, एक बेहतरीन संवैधानिक शब्दकोश होने चाहिए, आपके संसदीय शब्दों का प्रयोग करें और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो थोड़ा सा मानकीय शब्द हो, टफ ना हो, कठिन ना हो, सरल हो, लेकिन वो मानकीय होने चाहिए। वो संसदीय शब्दावलियों से जुड़े होने चाहिए, वो प्रशासनिक शब्दावलियों से जुड़े होने चाहिए, वो राजनीतिक शब्दावलियों से जुड़े होने चाहिए, वो संवैधानिक शब्दावलियों से जुड़े होने चाहिए। ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना है। लिखेंगे तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन नंबर मिलता है, अच्छे नंबर मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है, उसकी भूमिका क्या है, इन सभी पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो मित्रों ये टॉपिक आपका है यूपी स्पेशल मेंस 5th पेपर का है, टॉपिक 3 है। टॉपिक 3 है उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या, सबसे पहले तो हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद के बारे में बताएंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे जन्म लियो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 1921 से लेकर के और आज
21, 22, 23 तक, चलो हम 1923 मान लेते हैं। 1923 से 2023 तक यानी 100 साल हो गया, 100 साल हो चुका है आपके राज्य की मंत्रिपरिषद के जन्म लेने को। तो राज्य की मंत्रिपरिषद, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद विगत 100 सालों से आज क्या है, अपनी विकास की स्थिति को बनाए हुए है। और ये मंत्रिपरिषद कभी प्रयागराज में हुआ करती थी और फिर कभी लखनऊ पहुंच गई। तो इस तरीके से प्रयागराज से लखनऊ का चक्कर लगाते हुए आज आगे बढ़ रही है। तो राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना पहले देखेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना क्या होती है, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना क्या है, आपको दिखाना होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की संरचना में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। यहाँ कुल इस समय अगर देखा जाए तो राज्य मंत्रिपरिषद में कुल कितने प्रकार के मंत्री हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हो गए, जो राज्य मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष हैं, उनको आप हटा दीजिए। तो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और राज्य मंत्री। यानी कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान मंत्रिपरिषद की संरचना में अगर हम बात करें तो कुल 4 स्तर के मंत्री पाए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और राज्य मंत्री हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 4 मंत्री इस समय कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना, इसकी संख्या कितनी होगी, जैसा कि संवैधानिक प्रावधान किया गया। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है उसके कुल 15%, ठीक है, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% सदस्य क्या होंगे, राज्य मंत्रिपरिषद में होंगे। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद, उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद के जो दायित्व हैं वो 3 प्रकार के दायित्व हैं। एक है, कौन कौन है, एक है सामूहिक उत्तरदायित्व है, एक विधिक उत्तरदायित्व है और एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। विधिक उत्तरदायित्व को कोई ऐसी मान्यता नहीं दी गई है। इससे 2 प्रकार के उत्तरदायित्व को ही उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। एक है सामूहिक उत्तरदायित्व जो विधानसभा के प्रति होती है, एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रति होती है। तो ये है उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन होता है। ठीक है, कार्य क्या है, अगर राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य की बात करें तो राज्य मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, नीति का निर्माण करना है, पॉलिसी मेकिंग इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है। इस पर सब पर बताएंगे, सबकी चर्चा करेंगे मित्रों। किसी किताब में नहीं, जितनी आपकी मार्केट में किताबें हैं आप जाइएगा यूनिवर्सिटी रोड पर एक एक किताब करके देख लीजिएगा किस तरीके से किताबें लिखी गई हैं और किस तरीके से आप उनको पढ़ करके अच्छा नंबर पाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और कुछ प्रकाशन के तो और कुछ कोचिंग के प्रकाशन के भी तो नोट्स आ गए हैं, बिल्कुल 3rd क्वालिटी के नोट्स आए हैं और जिसमें ये दे दिया गया है कि यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसका सिलेबस से कोई मतलब ही नहीं है और किस तरीके से बिल्कुल ओछे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, आप वहाँ से गाइडलाइन तो ले सकते हैं लेकिन उस पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, निर्भरता आपको अपने पर करनी होगी या फिर आप हमारे नोट्स, हमारे क्लास नोट्स को आप देखिए, आप हमारे क्लास में आकर के देख सकते हैं और क्लास नोट्स से आप सीख ले सकते हैं किस प्रकार का क्लास नोट्स आपको तैयार कराया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद का जो मुख्य कार्य हो क्या है, पॉलिसी मेकिंग है, नीति निर्माण है। अब नीति निर्माण में क्या है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या है, एक कल्याणकारी राज्य है और इस कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार करते हुए राज्य मंत्रिपरिषद जो नीतियां बनाती है वो लोक कल्याणकारी नीति बनाती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के निवास को लोक कल्याण भवन के रूप में भी जाना गया है, जहां इनका कार्यालय है लोक कल्याण भवन के रूप में भी जाना गया है। तो लोक कल्याण के लिए राज्य मंत्रिपरिषद क्या करती है, नीति निर्माण का कार्य करती है। इसके बाद फिर दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है इसकी, नीतियों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करती है। नियुक्ति, सभी उच्च स्तरीय नियुक्तियों को अनुमोदित करती है। सभी प्रकार के नियुक्तियों का अनुमोदन भी इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सभी प्रकार के विधायी प्रस्तावों को ये अनुमति प्रदान करती है। विधायी प्रस्ताव जो सदन में पेश किए जाने होते हैं उसको कैबिनेट में पहले रखा जाता है, तो कैबिनेट क्या करता है, उसको अनुमोदित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्रिपरिषद अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करती जा रही है। अब ये वर्तमान मंत्रिपरिषद इस रूप में कार्य कर रही है, लेकिन आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद जब गठबंधन का सरकार होता है तो वहां पर क्या हो जाती है, वहां पर इसकी भूमिका और कार्य क्या होते हैं, अत्यंत असहाय हो जाते हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद की भूमिका और कार्य गठबंधन सरकारों के दौर में अधिक प्रभावी नहीं देखी जाती है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लेकर के चलना होगा।
ठीक है, तो ये हो गया राज्य मंत्रिपरिषद, इसके बारे में हम आते हैं डिटेल चर्चा करते हैं। लेकिन यहीं पर हम आपको ये भी बता दें, राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना क्या हो गई, भूमिका एवं कार्य क्या हो गए। 21वीं शताब्दी में राज्य मंत्रिपरिषद की परिवर्तित भूमिका है। देखिए हर प्रश्न के उत्तर में आपको क्या दिखाना है, 21वीं शताब्दी में परिवर्तित भूमिका। आपको अगर अच्छे अंक लेने हैं तो आपको इसको जोड़ना ही होगा। अब 21वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद की भूमिका कैसे परिवर्तित हुई है, कहाँ कहाँ और किस दिशा में राज्य मंत्रिपरिषद अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए अग्रसर हुई है, इनको हमें देखना होगा, इनको हमें जानना होगा। चाहे वो 21वीं शताब्दी में चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के क्रम में हो, 21वीं शताब्दी में चाहे वो निवेश प्रस्तावों आर्थिक सुधारों को अनुमति दिए जाने के संबंध में हो, सुशासन की स्थापना करने के संबंध में हो, राम राज्य की स्थापना करने के संबंध में हो, तो एक बहुआयामी भूमिका का निर्वाह कर रही है उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्रिपरिषद। 21वीं शताब्दी में इसके काय और कार्य क्या हुए हैं, परिवर्तित हुए हैं। मतलब इन सभी को हम अपने आंसर राइटिंग में हमें शामिल करना है। इसलिए बिल्कुल मत चूकिए, इस समय जो आपका समय है बड़ा ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि आगे आपको परीक्षाएं तो देना ही है ना। मान लिया कि अगर आप यूपीपीसीएस 2023 नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं मित्रों, तो 2024 तो आपके हाथ में होगा ना। तो 2024 के लिए क्यों विलंब कर रहे हैं, आइए और तत्काल शुरू कर दीजिए यूपी स्पेशल की ये क्लास, जो 5वां प्रश्न पत्र और 6वां प्रश्न पत्र चलाया जा रहा है। कहाँ ये चलाया जा रहा है, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज में। ये ऑनलाइन क्लासेज में भी ये क्लास कंटिन्यू चल रही है और ऑफलाइन क्लासेज में भी कंटिन्यू चल रही है, साथ ही साथ प्रश्नों का अभ्यास भी चल रहा है। तो इसमें अब चूकना नहीं है, इसमें अब पीछे नहीं होना है और अब जुड़ जाना है देवप्रयागम आईएएस के यूपी स्पेशल की इस क्लास के साथ। तो मत चूकिए, कहा गया है मत चूको चौहान, ठीक है, तो मत चूकिए और आइए इस क्लास के साथ आप तत्काल जुड़ जाइए। तो 21वीं शताब्दी में परिवर्तित भूमिका होगी उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद की। आते हैं इसी के साथ हम देखेंगे मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति क्या है, अनुच्छेद 164 ने संविधान का भाग 4, भाग 6 और भाग 6 का अध्याय 2 राज्य की कार्यपालिका की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश में राज्य की कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। वास्तविक प्रमुख का मतलब है डिफैक्टो नॉट डिजूरो। राज्यपाल क्या होता है, डिजूरे होता है, और मुख्यमंत्री क्या होता है, डिफैक्टो होता है, अर्थात वो वास्तविक कार्यपालक होता है। तो वास्तविक कार्यपालक के रूप में क्या करता है, राज्य के कल्याण और विकास के लिए सरकार का प्रमुख संचालन करता है, सरकार को अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान करता है और राज्य के विकास को एक गतिशीलता प्रदान करता है, जैसा कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश कैसे एक उत्तम प्रदेश बनने की ओर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गतिशील है। तो मुख्यमंत्री एक ऐसा पद है जो शासन और प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है, जो उस राज्य की धुरी पर होता है और पूरा राज्य क्या करता है, उस पर घूम रहा होता है। मतलब इतना महत्वपूर्ण पद होता है मित्रों। जो भूमिका प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार में होती है, वही भूमिका मुख्यमंत्री की राज्य सरकार में होती है। अगर केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सरकार का पर्याय है, तो राज्य में भी सरकार का पर्याय क्या है, मुख्यमंत्री है। इसलिए कहा जाता है किसकी सरकार है, योगी की सरकार है। किसकी सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, ठीक है, फला की सरकार थी। तो सरकार की पहचान किसके नाम से होती है, मुख्यमंत्रियों के नाम से होती है। मुख्यमंत्री ही होते हैं जिनके नाम से सरकार की अपनी पहचान होती है। इसीलिए वर्तमान सरकार की पहचान किसके नाम से है, योगी सरकार के नाम से है, योगी 1 सरकार और योगी 2 सरकार। तो हम लोग देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार के गुण और दोष देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं हमें क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ना है मुख्यमंत्री के इस चैप्टर में और मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण भूमिका और कार्य में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का हम ऐतिहासिक उदय और विकास देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद 1919 के भारत शासन अधिनियम के पश्चात होने वाले प्रांतों के चुनाव में अर्थात संयुक्त प्रांत के चुनाव में मुख्यमंत्री का पद आ जाता है, ठीक है। उसी समय से इसकी शुरुआत हो जाती है, इस पद की शुरुआत हो जाती है। लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता के पश्चात हम इस पद को तब गंभीरता से देखते हैं जब उत्तर प्रदेश में
एक निर्वाचित सरकार बनती है और वह निर्वाचित सरकार 1950 के चुनाव के पश्चात बनती है, लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बाल आप जानते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री पद की शुरुआत हमारे यहाँ 1950 से हो जाती है। आते हैं, अभी हम उसको डिटेल चर्चा करेंगे मित्रों, और पूरा बताएंगे कि यहाँ पंडित गोविंद बल्लभ पंत कैसे 1950 से लेकर के 1952 तक मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से 1954 तक ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। आएंगे इसकी अभी हम डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ और बातों पर चर्चा कर लें। तो ये तो होगा मुख्यमंत्री पद का ऐतिहासिक विकास होगा। फिर है सर संवैधानिक स्थिति, मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति। मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति के बारे में देखें तो केवल आपको 2 अनुच्छेद मुख्य रूप से याद करना है। वो है अनुच्छेद 164 याद करना है और अनुच्छेद 167 याद करना है, 167 याद रखना है और 164 याद रखना है। बिल्कुल याद रखिए, अगर आपको मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न आएंगे तो आपको इन दोनों अनुच्छेदों को दिखाना होगा। मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य का वास्तविक कार्यपालक होता है, डिफैक्टो होता है, और इस रूप में अपने संवैधानिक भूमिकाओं का वो निर्वाह करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके संवैधानिक स्थिति कहाँ से निर्धारित होती है। अनुच्छेद 164 से निर्धारित होती है और अनुच्छेद 167 से निर्धारित होती है। फिर देखेंगे मुख्यमंत्री की परंपरागत भूमिका। तो मुख्यमंत्री की 21वीं शताब्दी में परिवर्तित भूमिका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्यमंत्री की परंपरागत भूमिका एवं कार्य क्या होंगे? एक एक भूमिका के साथ एक एक कार्य देखेंगे, उसका हम मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्यमंत्री वर्सेस राज्य की मंत्रिपरिषद पर चर्चा करेंगे, और ये चर्चा करेंगे कि वर्तमान सामान्य स्थिति में क्या होता है, गठबंधन सरकारों की स्थिति में क्या होता है, और एक स्पष्ट क्लियर मेजॉरिटी के साथ आई, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आई मंत्रिपरिषद में, और प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होती है, ठीक है। एक कमजोर प्रधानमंत्री क्या होता है, एक मजबूत प्रधानमंत्री क्या होता है, ठीक है मित्रों। तो इस पर चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, सीएम की परंपरागत भूमिका क्या है, सीएम वर्सेस मंत्रिपरिषद, सीएम वर्सेस राज्यपाल, सीएम वर्सेस राज्य विधानमंडल, सीएम वर्सेस केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री, सीएम वर्सेस जनता, देश की जनता, सीएम वर्सेस राज्य का अपना राजनीतिक दल, ठीक है, या जो भी आपका राजनीतिक दल है उसके साथ उसको जोड़ करके हम क्या देखेंगे, परंपरागत भूमिकाओं को देखेंगे। फिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री की 21वीं शताब्दी में परिवर्तित भूमिका क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाता है तो भी लिखेंगे, नहीं पूछा जाता है तो भी इसको आपको संदर्भित करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आप पूरे अंक लें, अर्थात आप 70 से 80% अंक अगर आप लेना चाहते हैं किसी एक प्रश्न पर या सभी प्रश्नों पर, तो आपको उसको दिखाना ही पड़ेगा कि 21वीं शताब्दी में इसकी परिवर्तित भूमिका क्या है। अब 21वीं शताब्दी में इसकी परिवर्तित भूमिका को हम दिखाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री 21वीं शताब्दी में कैसे एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है, और वो क्या है, वो है नंबर 1 गुड गवर्नेंस के संबंध में भूमिका, ई गवर्नेंस के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, स्मार्ट गवर्नेंस के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका, कारपोरेट गवर्नेंस के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, आज जो आर्थिक सुधार है, आर्थिक सुधारों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका, फिर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका। तो बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाओं को, ये अद्यतन भूमिकाओं को हम देखेंगे जो लेटेस्ट आपकी है, और इसमें हम केस स्टडी देंगे, जो केस स्टडी आपके मई और जून 2023 तक की जो केस स्टडी है इसको हम आपको देंगे, यहाँ से हम आपको उदाहरण भी बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे, इतना आपने तैयार कर लिया तो अब मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हाँ, एक एक टॉपिक पर क्वेश्चन हो सकता है, जैसे हमने बताया कि सीधा प्रश्न हो सकता है किस पर, अनुच्छेद 167 पर हो सकता है, 167 पर हो सकता है, जहां मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहा होता है। सीधे सीधे प्रश्न ये आ गया कि मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच एक कड़ी के रूप में भूमिकाओं का निर्वाह करता है, विवेचना कीजिए। अब आप जनरल प्रश्न आंसर उसे लिख जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको स्पेसिफिक आंसर लिखना होगा, और उस स्पेसिफिक आंसर के लिए आपको देवप्रयागम IAS की क्लास, DP पांडे की क्लास में आपको आना होगा, और आना चाहिए भी। इससे आपका जो समय है वो समय आपका बड़ा मूल्यवान समय है, और इस मूल्यवान समय का आप सदुपयोग कर सकें, उपयोग नहीं सदुपयोग कर सकें। तो मित्रों, ये हुई क्लास। इस क्लास में हम लोग डिटेल अब इसी की चर्चा करेंगे, डिटेल राज्य मंत्रिपरिषद की और मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति की हम डिटेल चर्चा करेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते हैं कि 21वें क्रम के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसके पहले के जो मुख्यमंत्री रहे हैं
श्री अखिलेश यादव जी रहे हैं, सुश्री मायावती रही हैं, मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं, फिर सुश्री मायावती जी रही हैं, फिर राजनाथ सिंह जी हैं, राम प्रकाश हैं, कल्याण सिंह जी हैं, सुश्री मायावती हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, कल्याण सिंह हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, नारायण दत्त तिवारी हैं। अब देखिए यहाँ तक की जो स्थिति है, यहाँ के बाद सब एक कांग्रेस की स्थिति है। नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, श्रीपति मिश्र, ये सब, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बाबू बनारसी दास, राम नरेश यादव, नारायण दत्त तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा, कमलापति त्रिपाठी, त्रिभुवन नारायण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चंद्रभान गुप्ता, चौधरी चरण सिंह, चंद्रभान गुप्ता, सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, इनको आप देखेंगे। इस तरीके से इन्हें आप बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपके लिए क्या है, एक बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये मुख्य परीक्षा के लिए तो रामबाण है ही, और प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, यहाँ से चलेंगे। तो इसमें आपका पेपर 5th शुरू हो चुका है और पेपर 6th में आपका भूगोल शुरू हो चुका है, और अब शीघ्र ही इतिहास जो है आर्थिक व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी। तो 3 टॉपिक यहाँ से आपके शुरू हो जाएंगे। इसलिए बिना समय गंवाए हुए आप DPIS के, देवप्रयागम IAS के इस मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम में आप शामिल हुए। इसके साथ ही साथ मित्रों, हमारे यहाँ GS चारों पेपर में पेपर 4th की क्लास शुरू हो चुकी है, एथिक्स की क्लास शुरू हो चुकी है। तो आप हमारे GS मेंस के एथिक्स की क्लास में बैठ सकते हैं, उसमें भी आकर के आप डेमो क्लास के साथ अपनी क्लासेस को चालू रख सकते हैं। आप जानते हैं मुख्य, इसके अलावा हमारी जो मॉर्निंग की क्लासेज है उसमें हमारी जो क्लासेज है वो आपके प्रीलिम्स के लिए, वो सामान्य हिंदी की क्लासेज मुख्य परीक्षा के लिए चल रही है। मुख्य परीक्षा के लिए आप पत्र लेखन, निबंध जैसी क्लासेस को भी ज्वाइन करने के लिए आप देवप्रयागम IAS के इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के तहत, मुख्य परीक्षा के प्रोग्राम के तहत आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपने समय को बेहतरीन बना सकते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो आप आइए, अपनी लेखन शैली सुधारिए, अपने कंटेंट को रिच कीजिए, बेहतरीन कीजिए, अपने शब्दकोश को बेहतरीन बनाइए, अपने आंसर राइटिंग को बेहतरीन बनाइए, अपने डायग्राम को अच्छा बनाइए। आपको कैसे डायग्राम बेस करना है, आपको केवल जनरल कहानी नहीं लिख करके आना है, एक डायग्राम बेस आंसर आप कैसे लिखें, इसके लिए आप आइए देवप्रयागम IAS के ऑफलाइन क्लासेज में और ऑनलाइन क्लासेज में आइए। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवप्रयागम के इस क्लास में, और हम अपने इस क्लास की कंटिन्यूटी बनाए हैं। तो जुड़े रहिए आप देवप्रयागम के साथ, DPIS के साथ, और DPIS यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप समय समय पर लाभान्वित होते रहें। शेष क्लास यहीं तक, आगे क्लास में फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, इन्हीं प्रश्नों के डिटेल उत्तर के साथ हम आपके साथ इन क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन आप इसके लिए हमारे देवप्रयागम IAS ऐप के साथ जुड़कर और इस क्लासेस को आप कंटिन्यू देख सकते हैं।